तो आज का जो विषय है ना वो बहुत ही एकदम से चौंकाने वाला है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और ये कोई सामान्य खबर तो है नहीं। एकदम से। देखिए, आज 13 मई 2026 है और आज ही भारत सरकार में एक ऐसा फैसला लिया है जिसने बाजार में भूचाल ला दिया है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। आप उस आयात शुल्क वाली खबर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कीमती धातुओं जैसे कि सोना, चांदी और प्लैटिनम पर जो आयात शुल्क है ना, यानी इंपोर्ट ड्यूटी, उसे अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और ये बढ़ोतरी इतनी भारी है कि किसी ने इसकी उम्मीद ही नहीं की थी। वही तो हम इस चर्चा में आज यही समझने वाले हैं कि इन नए आंकड़ों के पीछे की असल कहानी क्या है। क्योंकि ये सिर्फ कोई टैक्स बढ़ने की मामूली खबर भर नहीं है। हाँ, ये समझना दिलचस्प है कि दुनिया के दूसरे कोने में चल रहा संकट कैसे सीधे हमारे घरेलू बाजार को हिला रहा है। और कैसे इसका सीधा असर हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है। और अगर हम सीधे आंकड़ों पर आएं, सोने और चांदी पर जो आयात शुल्क कल तक सिर्फ 6% था, उसे सीधे 15% कर दिया गया है। 15% मतलब सीधे दोगुने से भी ज्यादा। और प्लैटिनम के मामले में भी ये 6.4% से उछलकर 15.4% हो गया है। बाप रे। ये कोई मामूली छलांग नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा असर है ना, वो ये है कि घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में लगभग 27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का भारी उछाल आने का अनुमान है। 27,000 रुपए। ये आंकड़ा सच में किसी भी घर के बजट को बिगाड़ने के लिए काफी है। वही तो मैं सोच रहा था। और इसके साथ ही सोने चांदी के धागों और सिक्कों के टैक्स ढांचे में भी तो बदलाव किया गया है। हाँ, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल दिया गया है। इसे अगर हम एक बहुत ही आम एनालॉजी से समझे ना, तो कल्पना करें कि जिस पुल से आपको रोज गुजारना होता हो, अचानक रातों रात उस पे टोल टैक्स दुगने से भी ज्यादा कर दिया जाए। बहुत सटीक उदाहरण है। तो इससे सिर्फ आपकी यात्रा महंगी नहीं होती, बल्कि लोग यात्रा करने के तरीके पर ही दोबारा सोचने लगते हैं। कोई भी इंसान यही सोचेगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कदम सिर्फ राजस्व या रेवेन्यू कमाने के लिए नहीं उठाया गया है। अच्छा, तो फिर मुझे तो लगा कि सरकार को पैसे चाहिए होंगे। अक्सर लोगों को यही लगता है कि टैक्स बढ़ा तो सरकार का खजाना भरेगा, लेकिन अर्थशास्त्र में इतनी बड़ी छलांग राजस्व के लिए नहीं लगाई जाती। इसके पीछे एक गहरी आर्थिक ढाल बनाने की मंशा है। तो सरकार पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसी और वजह से ये 15% का भारी भरकम टोल टैक्स लगा रही है। बिल्कुल। देखिए, जब टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाए कि चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगे, तो उसका असल मकसद उस चीज के उपभोग को रोकना होता है। अच्छा, तो सरकार चाहती है कि लोग सोना खरीदे ही नहीं। एक तरह से हाँ, सरकार आयात को हतोत्साहित करना चाहती है ताकि वो जो एक आर्थिक ढाल है वो बनी रहे। तो ये जो अचानक कितना भारी टोल टैक्स लगाया गया है, इसके पीछे की असली वजह क्या है? ये सवाल हमें सीधे वैश्विक हालात की ओर ले जाता है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो पश्चिम एशिया का जो संकट चल रहा है वो इसका एक बहुत बड़ा और मुख्य कारण है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि वहाँ के तनाव की वजह से कच्चे तेल और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के आयात की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एकदम सही। और ये दोनों चीजें किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लग्जरी नहीं है, बल्कि बुनियादी जरूरतें हैं। और बिना तेल के तो देश चल ही नहीं सकता। पर इन सबको खरीदने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए होती है, डॉलर चाहिए होते हैं। हाँ, और इसी वजह से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ा झटका हमें लगा है। वो क्या? भारतीय रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। आज की स्थिति में $1 की कीमत 95.67 रुपए हो गई है। 95.67? ये आंकड़ा तो सच में डराने वाला है। 95.67। जब रुपया इतना कमजोर हो रहा हो और जरूरी चीजों का आयात इतना महंगा हो रहा हो, तो सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? सरकार ही चाहेगी कि किसी भी तरह से विदेशी मुद्रा बचे। बिल्कुल। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार उन चीजों पर खर्च को हतोत्साहित करती है जो लग्जरी है। और भारत वो कीमती धातुओं का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हाँ, मैंने देखा कि 2025-26 के वित्त वर्ष में सोने चांदी का आयात 26.7% बढ़ गया था। और वो रकम कितनी हो गई थी आपको पता है? $102.5 बिलियन। $102.5 बिलियन। बाप रे, ये तो सच में दिमाग चकराने वाली रकम है। तो आप खुद सोचिए, जब इतना सारा पैसा सिर्फ सोना खरीदने में जा रहा है और उधर तेल के लिए हमारे पास डॉलर कम पड़ रहे हैं, तो सरकार को बीच में एक दीवार खड़ी करनी ही थी। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है।
मतलब जब सोने के प्रति हमारे यहाँ इतना गहरा सांस्कृतिक आकर्षण है, शादियां हैं, त्योहार हैं, हाँ वो तो है। और मांग लगातार 102.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, तो क्या सिर्फ टैक्स बढ़ाकर इस मांग को अचानक से खत्म किया जा सकता है? ये बहुत ही जायज सवाल है। अर्थशास्त्र में इस व्यवहार को हम इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इन इलास्टिक डिमांड? हाँ, मतलब मांग कम नहीं होगी। हाँ, सरकार भी बहुत अच्छी तरह जानती है कि शादियां नहीं रुकेंगी और लोग सोना खरीदना पूरी तरह बंद नहीं करेंगे। तो फिर इतना भारी टैक्स क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ लक्ष्य मांग को शून्य करना नहीं है। लक्ष्य है उस 102.5 बिलियन डॉलर के भारी भरकम बिल में थोड़ी सी सेंध लगाना। अच्छा, मतलब खपत को थोड़ा कम करना। बिल्कुल। मान लीजिए कोई परिवार 100 ग्राम सोना खरीदने वाला था, तो 27,000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद शायद वो 70 ग्राम ही खरीदेगा। अगर पूरे देश में खपत थोड़ी भी कम होती है तो देश के कई बिलियन डॉलर बच जाएंगे। ये बात तो बहुत तर्कसंगत है, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि जब सीधे रास्ते इतने महंगे हो जाते हैं ना, तो लोग हमेशा गलत और छिपे हुए रास्ते तलाशने लगते हैं। हाँ, इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि कहीं इस भारी टैक्स का साइड इफेक्ट अवैध व्यापार तो नहीं होगा। बिल्कुल। भारी आयात शुल्क के कारण अधिकारियों को भी यही डर है कि संगठित गिरोहों द्वारा तस्करी और सीमा पार मिलीभगत, जिसे हम क्रॉस बॉर्डर कोल्यूजन कहते हैं, उसको भारी बढ़ावा मिलेगा। और ये डर बहुत वास्तविक है। जब टैक्स 6% था तो स्मगलिंग में उतना फायदा नहीं था, लेकिन जब मुनाफे का मार्जिन सीधे 15% हो जाए तो तस्कर भी बहुत सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, तो इसी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI और सीमा शुल्क अधिकारी एकदम हाई अलर्ट पर आ गए हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, तटीय मार्गों और हवाई अड्डों पर बहुत पैनी नजर रखनी पड़ रही है। और सिर्फ सीमाएं ही नहीं, जो देश के भीतर घरेलू डीलर नेटवर्क है, वहां भी भारी निगरानी रखी जा रही है। मतलब ये तो एक तरह से कैट एंड माउस गेम हो गया है। एकदम कैट एंड माउस गेम है। तस्कर हमेशा नए और क्रिएटिव तरीके निकालते हैं और हमारी एजेंसियां उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं। सच में ये दिखाता है कि किसी भी आर्थिक नीति की सफलता सिर्फ उसकी घोषणा में नहीं होती। कागजों पर नियम बनाना आसान है। सही कहा। वो जमीन पर कैसे लागू होती है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसके क्रियान्वयन और तस्करी जैसी कमियों को रोकने में ही असली जीत छिपी होती है। और अगर तस्करी बेकाबू हो गई तो सरकार को बहुत बड़ा दोहरा नुकसान होगा। टैक्स तो मिलेगा ही नहीं, और जो डॉलर हम बचाना चाहते थे वो हवाला नेटवर्क के जरिए देश से बाहर चले जाएंगे। मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाएगी। नीतियां सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि सीमाओं पर असली एक्शन में बदल रही हैं। हाँ, और ये एक्शन बहुत जरूरी भी है। अब अगर इस वित्तीय शक्ति की बात करें तो ये सिर्फ सोने के बाजार या कस्टम विभाग तक ही सीमित नहीं है। हाँ, इसके तार तो आम जनजीवन और अन्य उद्योगों से भी बहुत गहराई से जुड़ रहे हैं। में क्या लेना देना है? वही तो, ये कनेक्शन सुनने में बहुत ही हैरान करने वाला लगता है। पर इन दोनों के बीच का सीधा कनेक्शन है तेल और डॉलर का। अच्छा, वो कैसे? एयरलाइंस जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल इस्तेमाल करती हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर में ही खरीदा जाता है। और चूंकि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर 95.67 पर है, तो वो ईंधन बहुत महंगा हो गया है। सही कहा। पश्चिम एशिया संकट की वजह से ईंधन की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं, तो लागत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एयर इंडिया को नुकसान से बचने के लिए अपने रूट कम करने पड़ रहे हैं। मतलब ये संकट कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बात सिर्फ कंपनियों तक नहीं रुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी मुद्रा बचाने के लिए स्पष्ट अपील करनी पड़ी है। हाँ, उनकी ये अपील बहुत ही असाधारण और गंभीर है। उन्होंने देशवासियों से साफ कहा है कि ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करें। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ समय के लिए विदेश यात्राओं और सोना खरीदने से बचें। तो जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व खुद सामने आकर ऐसी बात कहे, तो ये समझना चाहिए कि हालात सामान्य नहीं है। हाँ, ये एक राष्ट्रीय स्तर की ऑस्टेरिटी यानी किफायत का समय है। एकदम। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था की लड़ाई अब सिर्फ सरकार नहीं लड़ सकती, आम नागरिकों को भी अपनी गैर जरूरी मांग कम करनी होगी। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां देश का हर डॉलर बचाना जरूरी हो गया है। और छुट्टियां मनाने विदेश जाने या भारी मात्रा में सोना खरीदने से वो कीमती डॉलर देश से बाहर जाते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा के धागों को हम एक साथ समेटें, तो हमने देखा कि कैसे पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव और 95.67 पर पहुंचा रुपया एक चेन रिएक्शन पैदा कर रहे हैं। हाँ,
और वो 102.5 बिलियन डॉलर का सोने चांदी का भारी भरकम आयात बिल भी उसी व्यापक आर्थिक संकट का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सब चीजें मिलकर ही तो वो 27,000 रुपए की मूल्य वृद्धि और एयर इंडिया की उड़ानों में कटौती जैसी स्थितियों को जन्म देते हैं। ये ज्ञान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें साफ दिखाता है कि वैश्विक भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स और हमारी घरेलू नीतियां कैसे आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। एकदम सही। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटना सीधे हमारे बाजार और आम जीवन के फैसलों पर असर डालती है, कुछ भी अलग थलग नहीं है। हाँ, अगर दुनिया के एक हिस्से में उथल-पुथल होती है तो दूसरे हिस्से में उसका असर दिखता ही है। यही अर्थशास्त्र की सच्चाई है। और इसी मोड़ पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर थोड़ा सोचना बनता है। बताइए क्या सवाल है? जब आर्थिक नीतियां और हमारी सांस्कृतिक आदतें, जैसे कि सोना खरीदना, ये दोनों आमने सामने होती हैं, तो आखिर क्या होता है? ये वाकई एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या लंबी अवधि में इतने भारी टैक्स लोगों के उपभोग के तरीकों को हमेशा के लिए बदल पाते हैं? क्या लोग सच में सोना खरीदना कम कर देंगे? या फिर संकट टलने के बाद समाज नए और अनपेक्षित तरीकों से अपनी उन्हीं पुरानी आदतों की ओर ही लौट जाता है? क्या हमारी संस्कृति हमेशा अर्थशास्त्र के कड़े नियमों पर भारी पड़ती है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही।